का यानी परिणामी तीव्रता निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था, जो बना हुआ था आई आर यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस। इसको एनालाइज करने जा रहे हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है फाई पे। फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं कलांतर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है फेज डिफरेंस पे यानी कलांतर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आज, यानी आई आर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आई आर की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, यानी आप परिणामी तीव्रता की महत्तम और न्यूनतम मान याद करना चाहते हो, तो आपको कॉस फंक्शन की क्या वैरायटी होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बताना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये मैक्सिमम कब होगी और ये मिनिमम कब होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बनाएंगे कॉस फंक्शन का ग्राफ। तो अगर कॉस फंक्शन का आप ग्राफ देखो, अगर हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसका ग्राफ बनाएं कि जो फाई है वो केवल पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके बनता है। कि कॉस फंक्शन के ग्राफ हम लोग ने बनाए हैं, कि कॉस फंक्शन के ग्राफ कैसे बनता है। जो ये वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई, ये जो गैप है पाई बाई टू आप ऐड करते जाइए। पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ेंगे तो ये पाई बन जाएगा, इससे पाई बाई टू जोड़ेंगे तो ये पाई बाई टू बन जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा। 2 पाई में आप पाई बाई टू जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। 2 पाई बाई 2 जोड़ोगे तो ये 3 पाई बन जाएगा, फिर इधर पाई बाई 2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 7 पाई बाई 2। तो ये कॉस फंक्शन के जो है हमने ग्राफ बनाए हैं, ये वैल्यू होती है +1 और ये वैल्यू होती है, यानी जो कॉस का फंक्शन होता है, यानी जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो +1 से छोटी होती है या +1 के बराबर हो सकती है, और -1 से बड़ी होती है या -1 के बराबर हो सकती है। यानी जो कॉस का फंक्शन है वो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। और अब इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज को जरा असाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग कॉस 1 पाई देखें तो वो -1, फिर कॉस 3 पाई देखें तो वो -1 है। अगला आप देखोगे कि 4 पाई पे पॉजिटिव आएगा, फिर 5 पाई पे नेगेटिव आएगा। यानी अगर हम लोग लिखें कि कॉस इवन पाई, कॉस इवन पाई जैसे 2 पाई हुआ, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई, तो उसकी वैल्यू हम लोग को +1 मिलती है। ठीक है, इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि कॉस में जो इवन पाई है जैसे 2 पाई हुआ, 4 पाई हुआ, 6 पाई हुआ, उन सब में कॉस की वैल्यू कैसे आएगी +। उल्टा देखिए, अगर कॉस और पाई को आप देखो, कॉस विषम पाई की वैल्यू आप देखो जैसे 1 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, 7 पाई हुआ, यानी कॉस के जितने भी ऑड पाई वाली वैल्यूज आप देखोगे तो वो माइनस है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम लानी है तो कॉस साई की वैल्यू यानी कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम
और उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो या तो इवन पाई यानी या तो 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा। और याद रखिए cos 0 भी +1 होता है, यानी अगर हम लोग फेज डिफरेंस 0 रख दें, ठीक है, तो भी वैल्यू हमको +1 मिलेगी। यानी अगर फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो cos की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो +1 आएगी। और जब वो +1 आएगी तो I रिजल्टेंट I मैक्सिमम के बराबर होगा, ठीक है। और वही अगर हम लोग cos ऑड पाई रखते, ऑड पाई मतलब 1 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, 7 पाई हुआ, तो उन केसेस में cos ऑड पाई नेगेटिव आएगा, वो वैल्यू I की I R की वैल्यू को मिनिमम कर देगी। उस केस में हमको I स्टूडेंट्स, तो आप हम लोग उसी को मैथमेटिकली एनालाइज करने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूले बनेंगे और कैसे वैल्यू आएगी आई आर मैक्स की और आई आर। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जहां पे आई आर मैक्स मिलेगा, जहां पे परिणामी तीव्रता महत्तम होगी, वहां पे बोलेंगे संकोची व्यतिकरण हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहां पे परिणामी तीव्रता न्यूनतम मिलेगी, वहां पे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग उसको पढ़ने जाते हैं, जब देखते हैं कैसे हम लोग ये फॉर्मूला से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहला देखते हैं संकोची व्यतिकरण, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग देखते हैं, शॉर्ट में लिखिए हम लोग। तो हमने देखा था जब पाई की वैल्यू हमने क्या क्या रखी थी, 0 रखी थी, 2 पाई रखी थी, 4 पाई रखी थी, 6 पाई रखी थी, ऐसे वैल्यूज को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो देखिए जरा आई आर का फॉर्मूला क्या है। तो आई आर मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1, ठीक है, cos I1। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे, तो देखिए ये लिखा हुआ है a² + b² + 2a, ये बन जाएगा √I1 प्लस √I2। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि I1 = होता है KA1²। तो अगर हम लोग रूट की बात करें तो √KA1 बन जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, तो IR = आ जाएगा √KA1 प्लस √KA2 होल स्क्वायर। रूट के कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर होगा K बन जाएगा, IR = आ जाएगा K, ब्रैकेट आ जाएगा A1 प्लस A2। अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो उन दोनों की अलग-अलग इंटेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग की अलग-अलग इंटेंसिटी हम लोग देखते तो आती है KA1² और KA2², यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है, यानी जो IR आएगी वो दोनों के सम से ज्यादा आएगी, इसलिए इसको बोला गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समकोची व्यतिकरण। और यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखें तो वो हो जाएगा A1 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जब हम लोग 11th में पढ़े थे तो हमको पढ़ाया गया था अगर फेज में डिफरेंस है तो पाथ में भी डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। तो हम निकाले जा रहे हैं इनके करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा x से दिखाते हैं। डेल्टा x का फॉर्मूला होगा λ/2 पाई * 5। अब देखिए यहाँ 0 अगर आपने रखा तो ये 0 मिलेगा, यहाँ 2 पाई रखोगे तो लैम्डा मिलेगा, यहाँ पे आप 4 पाई रखोगे तो 2 लैम्डा मिलेगा, ऐसे फिर 3 लैम्डा और ऐसे मिलेगा। यानी अगर हम लोग बोले कि संकोची व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए, पथांतर कितना होना चाहिए इतना होना चाहिए। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस इतना और पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें पाई की वैल्यू क्या क्या आएगी, आपको याद होगा पाई ऑड पाई आएगा,
पाई आया, फिर 3 पाई आया, फिर 5 पाई आया, फिर 7 पाई एंड सो। अगर यहाँ पे वैल्यू रखे तो कितना आएगा, तो पहली वैल्यू आएगी यहाँ पे पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल यानी लैम्डा बाई 3 पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल 3 लैम्डा बाई 5 पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल 5 लैम्डा बाई एंड सो। इस तरीके हम लोग को पार्ट डिफरेंस मिलेगा। ठीक है सर, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस, ये हो गया पार्ट डिफरेंस। अगर हम लोग उसका फॉर्मूला फ्रेम अप करें उसी के हिसाब से, तो यहाँ -1 रखोगे तो आई आर की वैल्यू आ जाएगी I1 रूट I1 का मतलब ये हो जाएगा रूट I1 डिफरेंस रूट I2 होल स्क्वायर। और अगर k के टर्म से बनाएंगे तो हो जाएगा k A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 डिफरेंस A2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूले फ्रेम अप करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला फ्रेम अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ये वाला फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे जैसे आप -1 रखोगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो मिल जाएगा रूट I1 डिफरेंस विद रूट I2 होल स्क्वायर। फिर रूट I2 की जगह अंडररूट के A1 लिखोगे, के बाहर लिखोगे, ऐसे ये बन जाएगा रिजल्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।